कर लेना इसके आगे सॉल्व, ठीक है। मास रिलेशन हमें पता है, वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा कंडीशन। आफ्टर E2 फ्रॉम पार्ट 1, अनुष्का का डाउट है C7 C8 पार्ट 1 का ही है ना अनुष्का? यस सर। C7, a single electron ion has nuclear charge plus Ze, where Z is the atomic number. If they require this amount of energy to excite the electron from second Bohr orbit to third Bohr orbit, find the atomic number. C7 का wavelength of photon required to remove electron from first Bohr orbit of to infinity. मतलब indirectly ionization energy के corresponding wavelength पूछा है C7 के C part में। हाँ अनुष्का, सेकंड और थर्ड बोर ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? एनर्जी डायग्राम 3.4 इन 1.51 याद है कुछ? 13.6 3.4 1.51 कितना डिफरेंस है जल्दी बोलो सर 3.4। सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस ना हमें 16.52 दे रखा है टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड बोर ऑर्बिट टू थर्ड बोर ऑर्बिट। सेकंड का 3.4 z स्क्वायर और थर्ड ऑर्बिट का है 1.51 z स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस एनर्जी डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट भी किया था 1.89 z स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से सबसे पहले तो z निकालना है हमें। क्लियर? Once you get the value of z, ionization energy will be 13.6 z square upon n square. First orbit का पूछा है 1 square. Is that okay now? यस सर। फिर यहाँ से डायरेक्ट निकाल के यहाँ पे रख देना और सॉल्व। I think z square आएगा 25 क्योंकि ये 16 होता ये 2 होता तो z आता नहीं 3 तो z आता और सर Z3 आएगा। यस 9 into this is 9 to 18 18 से थोड़ा कम है 3 आएगा मतलब Z स्क्वायर का वैल्यू 9 आएगा। आफ्टर C7 C8 the excitation energy of first excited state of hydrogen like atom is this. Find the energy needed to remove the electron from the ion to form the ion. देखो C8 में excitation energy दे रखी from the first excited state of hydrogen like atom. मुझे बताओ फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या सेकंड ऑर्बिट होता है? यस सर। मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें दे रखा है सेकंड से थर्ड ऑर्बिट पे जाने का एनर्जी। इस क्वेश्चन में भी क्या तुम्हें इनडायरेक्टली 1.89 z स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है इस क्वेश्चन में? एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड एक मिनट नहीं थोड़ा सा मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ। The excitation energy of first excited state मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाने का इतना एनर्जी है। मैंने उसको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट किया। इट इज द एक्साइटेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 40.8 मींस फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस 10.2 z स्क्वायर। So 10.2 z स्क्वायर z का वैल्यू सॉल्व करो 40.8 10.2 4 आ जाएगा √4 2 आ जाएगा मतलब हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं। Then find the energy needed to remove the electron मतलब ionization energy. So 13.6 into 2 square answer will be 53 point whatever 13.6 13 4s are 54.4 electron volt. C8 का आंसर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? यस सर। चलो पार्ट 1 आई थिंक कंप्लीट। नाउ यू कैन टाइप डाउट्स ऑफ पार्ट 2। पहले मैं लिख देता हूं।
Part 2 doubts. Part 2 E3 and E5. E3 हमें फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है x, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है r0 n स्क्वायर बाय z, हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर इज 1, फर्स्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 1, सो इनडायरेक्टली हमें r0 x दे रखा है। अब हम यूज करते हैं 2 pi r इक्वल टू n लैम्डा। थर्ड ऑर्बिट हमें दे रखा है E3 में, थर्ड ऑर्बिट ऑफ व्हाट, थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन का ही, सो थर्ड ऑर्बिट में रेडियस 2 pi r n लैम्डा, थर्ड ऑर्बिट 3 लैम्डा, r को लिखा r0 n स्क्वायर बाय z, ठीक कैंसिल हुआ 6 pi r0, r0 को रिप्लेस कर दो x, 6 pi x, इज दैट ओके? 3 आर्य, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद E5 n लैम्डा इक्वल टू सेम फॉर्मूला, n लैम्डा इक्वल टू 2 pi r, लिथियम 2 प्लस का सेकंड ऑर्बिट में हमें रेडियस वेवलेंथ दे रखा है 2 लैम्डा इक्वल टू 2 pi r0 n स्क्वायर बाय z, क्लियर? सो वेवलेंथ आ गया 1 2 विल कैंसिल आउट, 4 pi r0 by 3। हमें अब ऑप्शंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, चारों ऑप्शन में वेवलेंथ निकालना होगा यूजिंग सेम फॉर्मूला 2 pi r इक्वल टू n लैम्डा, इसमें लैम्डा 2 pi r0 by 3 आ जाएगा, वो आंसर। क्लियर? We don't have any other option, we have to go through options only. Is that okay? Yes, Are sir. you clear? सर Yes. सर वो फॉर्मूला था रेडियस का, वो r इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर था ना सर? वो चेक करो लेक्चर नोट्स में क्या था। देखो
E4 इस क्वेश्चन में E4 में थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल अपॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन h अपॉन √2m qv। √2m काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस किया है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस q इनटू v। या h कैंसल, पोटेंशियल डिफरेंस कैंसल, 2 कैंसल, ये आ गया अंडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1837। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E लिख देते हैं हम। नीचे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 यूनिट रिलेटिव मास। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 यूनिट, 2 टाइम्स ऑफ E। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, अल्फा का 2E है। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वी आर नॉट कंसीडरिंग साइन। चलो E कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/8 into 1837। क्या इसका वैल्यू लैम्डा अल्फा इक्वल टू 1/8 into 1837 इंटू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दो, वन 150/V से। अंडर 150/V wavelength of electron, de Broglie wavelength when accelerated through potential difference V। यार अब ये इतना कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा। ये रफली 12.2 भी लिखा था हमने। सर हाँ सर वो 2EQ है वहाँ थर्ड में। अल्फा का E4 चार्ज +2 प्रोटोनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यस सर, थैंक यू। E3 E4 E5 हो गया। E4 डाउट था आयुष का और तनिषा का। देन E7 uncertainty in the momentum of an electron is this। uncertainty क्यों डाउट है इसमें? डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड है तो डेल्टा P दे रखा है, डेल्टा X पूछा है, डेल्टा X into डेल्टा P is h/4 pi। क्यों नहीं आया आयुष? सर वो मेरा आंसर 5.25 into 10⁻⁻32 आ रहा है, लेकिन उधर ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन चेक करो वापस से, क्योंकि इसमें सिर्फ 6.626 up into 10⁻⁻34 divided by delta P into 4 into pi 3.14। मतलब कुछ भी इसमें लग नहीं, कैलकुलेशन इससे क्या होगा क्रॉस चेक करना है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके। इसके बाद फिर एक्सरसाइज 2 भी दिया था। मैं एक्सरसाइज 2 अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई एम गिविंग सम टाइम टू अदर स्टूडेंट आल्सो। एक्सरसाइज 2 में बात कर लूंगा, तो दूसरे बच्चों जिन्होंने वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो वीडियो लेक्चर्स देख कर नोट्स बना लिए होंगे, अब तक कंप्लीट हो गया होगा। तुम्हें एक्सरसाइज 1 करना है सबसे पहले सेक्शन ई तक, क्लियर? और उसके बाद एक्सरसाइज 2 मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया है होमवर्क एक्सरसाइज 2 का। यस नो बोलो जल्दी, या क्लास में बताया था होमवर्क? जी सर, क्लास में बताया था। Yes, sir. ठीक है, तो
एक्सरसाइज टू ट्राई करो, जो नए बच्चे हैं वो भी नेक्स्ट लेक्चर तक कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, चले अब हम आगे नेक्स्ट हेडिंग पर। वेव मैकेनिकल मॉडल, एरविन सोडिंजर। मेरी वॉइस तुम्हें प्रॉपर आ रही है? थोड़ा लेग आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है लग रहा है? No, No, sir. sir. नो सर, प्रॉपर आ रही है। ठीक है। सो वेव मैकेनिकल मॉडल सजेस्टेड बाय एरविन सोडिंजर इन 1926। वैसे काफी बुक्स में तुम्हें 1923, 24, 25 भी मिलेगा। 1923 से ये बोल सकते हैं इसने इसको एक्सप्लेन करना चालू किया, बहुत सारे पॉइंट्स आगे रखे गया। एंड इन 1926 ही फाइनलाइज्ड हिज मॉडल, ऐसा कुछ था। और लास्ट मॉडल में जो भी ड्रॉबैक्स थे उन्हें रिमूव किए गए। थोड़ा सा अलग हटके मॉडल था, क्लासिकल मॉडल नहीं था ये एग्जैक्टली। क्लासिकल मॉडल नहीं था मतलब यहाँ पर इस मॉडल में nobody is going to tell you what is the atomic radius, what is the velocity of electron, what is the momentum of electron, because according to last two theory, de Broglie concept and Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to determine both position and momentum accurately. तो यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आएगा। यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेट एक रफ आइडिया मिलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है। And instead of two-dimensional orbit, here electron is present in three-dimensional orbital. बजाय two-dimensional orbit के यहाँ पे three-dimensional orbital होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। हमें उन ऑर्बिटल के शेप, साइज, एनर्जी, ये सब कुछ देखना है। चलो मैं वन बाय वन ड्रॉबैक्स काउंट करता हूँ बोर्स मॉडल के। Main drawback, valid only for one electronic system. This is valid for more than one electronic system. Second, concept of orbit, two-dimensional orbit was introduced. Here the concept of three-dimensional was introduced. Instead of orbit, orbital was introduced. जो होना भी चाहिए, एटम कोई फ्लैट तो है नहीं। उन्होंने बोला था कॉन्सेंट्रिकली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, इसका मतलब वो टू डायमेंशन होगा, बट एटम इज थ्री डायमेंशनल। तो ये एक कॉन्सेप्ट आया। थर्ड, डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग, यहाँ पे वेव नेचर कंसीडर किया गया इलेक्ट्रॉन का। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई गई, एक और वॉल्यूम, शेप, साइज कुछ बता दिया गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पर होगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताने की वजह से। क्लियर? थर्ड, लास्ट थ्योरी में वन ऑफ द ड्रॉबैक था, उसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, that is Zeeman and Stark effect, why any that spectral lines splits into fine lines। उसका मतलब ये होता है एक ही शेल में डिफरेंट सब एनर्जी लेवल है, सब शेल्स हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यहाँ पे वो भी कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर? सो काफी यूजफुल मॉडल है और वेल एक्सेप्टेड मॉडल है टिल नाउ, जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते ही होते हैं। अगेन मतलब इन चारों मॉडल में सबसे ज्यादा जो ये फाइनल मॉडल है, व्हिच इज डेफिनेटली फाइनल है, मतलब वेल एक्सेप्टेड है टिल नाउ। ओके, बट अगेन ये मॉडल जब हुआ था तब तक न्यूट्रॉन के बारे में भी नहीं पता। न्यूट्रॉन 1932 में है, न्यूट्रॉन बाद में भी इंसर्ट कर दिया गया यहाँ पे कुछ प्लेस। न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट इसने भी अज्यूम किया, मॉडल तैयार है। तो ऐसा नहीं था कि 100% नया था, कुछ कॉन्सेप्ट पुराने भी यूज किए गए थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वही है जो पहले, आज भी वही है, इस मॉडल में भी वही है।
सर वो ऑफ के बाद क्या लिखा है? It is three-dimensional volume around the nucleus where the probability of finding electron is maximum 90 to 95%. सर Yes. सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नोट्स लिखने के लिए कितनी जगह छोड़नी पड़ेगी? कोई जरूरी नहीं, जगह छोड़ो, जब पढ़ोगे तब वहीं पे लिख लेना जहां से होंगे, कुछ ओके मैटर नहीं करता ना, तो आगे पीछे को क्या फर्क पड़ता है। So orbit की जगह ऑर्बिटल आ गया, three dimensional volume around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. Clear? देखो, ये जो पूरा का पूरा मॉडल था, it was based on concept of we can say concept of wave movement. So यहाँ पर श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन सजेस्ट की और उस इक्वेशन में मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन का एक अपना अपना इक्वेशन होगा and when we solve that equation we get different kind of property for any electron and that equation is called Schrodinger equation. This is called Schrodinger equation. यहाँ पर x, y, z are Cartesian coordinate system. Mass of electron, Planck's constant, total energy, V is potential energy, and this special kind of sign is called psi psi, which is known as wave function. इसे कहा जाता है psi psi, psi रेट किया जाता है। और ये इक्वेशन हर इलेक्ट्रॉन के लिए अपना अलग अलग होगा। जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे साई के कुछ वैल्यूज आएंगे, एक रिलेशन आएगा, उसके बेसिस पे वी कैन प्रेडिक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। बट अच्छी बात है हमारे सिलेबस में इस इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं है, बट ये इक्वेशन हमें जस्ट एक लर्न कर लेना है। यदि सामने ऑप्शन आ गया विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमें पता लगना चाहिए ना कि ये इक्वेशन मतलब हमें जो चार ऑप्शन उसमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट, अदरवाइज कहीं भी इसको सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है हमारे सिलेबस। सर ये साई की वैल्यू फिक्स रहती है? सॉरी, ये जो साई है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी? आता हूं मैं, सब पे आता हूं, थोड़ा सा रुको। ओके सर। सर उस टर्म जैसे साइन को डबल डिफरेंशिएट किया है ना एक्स के टर्म्स में? हाँ,
डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर dx स्क्वायर psi डी स्क्वायर dy स्क्वायर psi डी स्क्वायर dz स्क्वायर psi। थैंक यू सर। सर सर हाँ सुनो बोलो। सर वो ई माइनस वी है या e माइनस वी सर वो e माइनस वी पूरे इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई क्या सिर्फ लास्ट टर्म के लिए? लास्ट टर्म के लिए बीच में प्लस 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 है। सर वह आपने ई कॉमा वी क्यों लिखा है फिर नीचे? टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या डॉक्टर मैंने नहीं समझा इसमें। ई टोटल एनर्जी वी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखना। नहीं सर सॉरी वो मुझे ई माइनस और उसमें कंफ्यूजन हुआ था थोड़ा। सर वहाँ वॉल्यूम मतलब एटम का वॉल्यूम है क्या? नहीं कॉपी करो मैं बता रहा हूँ।
कॉपी कर लिया है? यस सर। देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ साई, वैसे तो फिजिकल सिग्निफिकेंस साई का कुछ होता नहीं, क्लियर? मतलब यदि तुमसे पूछा जाएगा व्हाट इज एग्जैक्टली फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, तो साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, बेसिकली साई स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्लियर? साई स्क्वायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल जब हम इसको सॉल्व करेंगे साई का कुछ वैल्यू आएगा, साई स्क्वायर का वैल्यू आया, मतलब साई का वैल्यू आया, उससे हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? इट गिव्स ऑल टाइप ऑफ information about an electron like its approximate position, वो न्यूक्लियस से कहां पर है, approximate momentum, उसका एनर्जी, उसका बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिटल में वो है उसका शेप एंड साइज, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, या इसका पॉजिटिव वैल्यू भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बट वी कांट हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सो हमने क्या किया है, एक टर्म आया साइज, व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव, which is called probability density function. It is the probability of finding electron per unit volume. Now the question is which volume? Let's say this is the nucleus and we have some kind of shape here. Let's say this is the nucleus. ये कुछ shape हमने बना लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की probability कितनी है per unit volume, वो size पर बताएगा. So probability of finding electron in सर वो volume. इलेक्ट्रॉन का पाथ है क्या? एक मिनट ना, probability of finding electron around the nucleus in certain volume, yeah, so probability upon that volume is called probability density, and this psi square has somewhere maximum value, somewhere it is minimum, that is zero value, जहां पे जीरो है वहां पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा, जहां पे मैक्सिमम है वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिससे हमने ऑर्बिटल बोला. अब जहां पे जीरो है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोल देंगे हम एंटी ऑर्बिटल और नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा. बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो जो आपने शेप बनाया वो इलेक्ट्रॉन का पाथ है क्या? पाथ नहीं है, वो वॉल्यूम है जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. ये रूम है 3 डायमेंशन जहां पे मैं प्रेजेंट हूं, मेरा पाथ रूम नहीं है. समझ में आया दोनों में डिफरेंस? पाथ कुछ इलेक्ट्रॉन का ऐसा हो सकता है मूवमेंट का इस वॉल्यूम में. सर इसमें क्वांटा का कुछ रिलेशन आएगा? क्या क्वांटा का कुछ तो रिलेशन आ सकता है इसके? आवाज मानस तुम्हारी बहुत ब्रेक होके आ रही है, या तो अपना जो भी सेटिंग चेंज करो थोड़ा. सर इसका मतलब इस स्पेसिफिक वॉल्यूम में हमें इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में से क्या बोलते हैं मूवमेंट करते हुए मिल सकता है क्या? Yes, and it is not moving in circular path, but actually it is there. Electron is not moving in circular path. It is moving in some kind of random path. जो मैं तुम्हें थोड़ा सा पिक्चर दिखाता हूँ, शायद तुम उसमें समझ पाओ. Give me 1 minute. ये देखो, ये एक्चुअली जो मेरा पुराना जहां पे मैं था पुराने इंस्टीट्यूट में उसका मॉड्यूल है. दिस इज short of this kind of movement of electron at the center nucleus and electron is moving in this manner. ऐसे कुछ पिक्चराइज किया गया है, डेफिनेटली उसका फोटो नहीं लिया गया है कहीं से, बट उसको विजुअलाइज करके उसको समझ के ऐसा कुछ बताया गया है, ऐसा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट. क्लियर? समझ पा रहे हो कुछ? दिस इज वन टाइप ऑफ ऑर्बिटल. ऐसे और भी अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल हो सकते सर हैं. यस. सर फिर वो सर्कुलर तो नहीं होगा ना? हाँ, वो सर्कुलर तो नहीं होगा ना फिर? नहीं होगा सर्कुलर. सर ऐसे मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स क्लैश नहीं होते? नहीं होते हैं. क्लैश क्यों होंगे? देख, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपल्शन नहीं पड़ेगा, रिपल्शन पड़ेगा तो एक दूसरे से कोलाइड क्यों? और मान ले रही हूं कोलाइड हो रहे हैं मतलब ऑर्बिट बाहर जा सकते हैं क्या? एक मिनट, if they are colliding with each other that means their distance is zero, और distance zero मतलब force of repulsion is infinity. हमारे पास फोर्स का ये वाला फॉर्मूला है k q1 q2 by r square. यदि r zero मतलब फोर्स इंफिनिटी, तो इनफाइनाइट फोर्स तो पॉसिबल ही नहीं होता है, मतलब वो कभी कोलाइड ही नहीं होगा. नहीं सर, पर वो बहुत ज्यादा स्पीड में रहते हैं ना इसलिए.
नहीं हुई कि इनफाइनाइट फोर्स को भी ओवरकम कर दें? सर एक ओके डाउट है सर, एक डाउट है। क्वेश्चन था सर, इलेक्ट्रॉन सेम फेज में है ही मूव करेगा ना, उसमें भी देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा और स्पेसिफिक आता हूँ। पता है इस मॉडल में, वेव मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन को 100% विजुअलाइज करना कैसा उसका मूवमेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव सम वॉल्यूम इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट्स इट, इतना हमें बताया गया। अब उसके अंदर कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आज तक बेसिकली पता भी नहीं लगा है, वो पता लग भी नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, उसका जो मूवमेंट है उसके एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी प्रिडिक्ट करना दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? बट हमने इतना प्रिडिक्ट कर पाए कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उस उतने वॉल्यूम में है, उसमें ही मूव कर रहा है कहीं पर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, this is the this model is mainly useful for atoms which contain more than one electron, which contain two or more than two electrons, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, आज भी बोर्स मॉडल यूज किया जाता है उनके कैलकुलेशन पर्पस के। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो टू डायमेंशन जैसे कोई चीज बचेगी नहीं, जहां पे मूव कर रहा है वो टू डायमेंशन ही, मतलब थ्री डायमेंशन तो आ ही नहीं सकता एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आज भी वो यूज किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या वो वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है? वेव के फॉर्म में इसमें भी मूव कर रहा है, उसमें भी कर रहा है, हर केस में वेव के फॉर्म में ही मूव कर रहा है, ठीक है, चाहे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो चाहे मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा इस मॉडल में हम बजाय इतना डेप्थ में समझने की कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या ट्रेजेक्टरी है, इस मॉडल में क्या गया वो तो पता ही नहीं किया जा सकता। जब पता ही नहीं किया जा सकता तो सजेस्ट ही नहीं किया इन्होंने, श्रोडिंगर ने। यही बोला ना, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। जब हमें एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम पता ही नहीं किए जा सकते तो हम कैसे बता दें कि कैसे मूव कर रहा है? यदि मैंने ये बता दिया कि वो ऐसे मूव कर रहा है इस पाथ पर, मतलब मैंने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी उसकी न्यूक्लियस, उसके बजाय मैं ये बोलूंगा हमारे पास कुछ वॉल्यूम है अराउंड द न्यूक्लियस, लेट्स से वो वॉल्यूम इस शेप का है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे मूव कर रहा है, राइट? तो थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है और इसी को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोला जाता है, क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है, जो थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में काउंट होता है। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल साइंस, थोड़ा सा पार्ट मॉडर्न साइंस का है, तो उसमें भी हमारा दिमाग घूम जाता है कि हो क्या है। यदि हम 100% मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो एकदम से भी चीजें समझ में ही नहीं आती। और पता है ये मॉडल में, श्रोडिंगर मॉडल पे मतलब पीएचडी होती है, 3 साल लोग लगाते हैं इसे पढ़ने में, समझने में, एटम को स्ट्रक्चराइज करने में, और हमें 3 लेक्चर का टॉपिक सिर्फ। और जब तुम आईआईटी में जाओगे, मुझे आज भी याद है फर्स्ट ईयर में सभी को, हर ब्रांच को एक कोर्स होता है उसमें इस मॉडल को फर्दर थोड़ा डिटेल में बताया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक कोर्स होता है, मतलब केमिस्ट्री के 2 कोर्स करने होते हैं, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में ये आएगा, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ रहे हैं। एक्चुअली एटम इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, इतना इजी नहीं उसे समझना और पढ़ना। यहाँ पर तो तुम्हें एक सिंपल से लैंग्वेज में बता दिया गया। वो इक्वेशन भी जो पढ़ी है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन, एक्चुअली देयर इज अन इक्वेशन, आइगन फॉर्म में होती है। अब वो आइगन फॉर्म हायर मैथमेटिक्स में होता है जो जेईई के सिलेबस में भी नहीं है, तो तुम्हें इंट्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता। वो आइगन फंक्शन को सॉल्व करना ही अपने आप में मतलब एक अलग मैथमेटिक्स। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो ई और वी है ना, दैट इज नॉट एक्चुअल टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दे आर टोटल एनर्जी आइगन वैल्यू। तो मैं वो मतलब इवन मैं क्या सिलेबस में एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा, ना ही हमारे सिलेबस में वो है। तो जब मैं भी फर्स्ट ईयर में गया और ये मॉडल मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, सारे क्वेश्चंस बनते थे, सब कुछ था जेईई की प्रिपरेशन में। जब आईआईटी में गया पता लगा कि हमें तो जो पढ़ाया था मतलब जस्ट एक रिव्यू दे दिया गया था कि ऐसा कुछ होता है, ताकि जब हम उसे हायर स्टडी में पढ़े तो हमें पता रहे कि हाँ ऐसी कोई चीज होती है। बट जो पढ़ा है उसे बहुत डिफरेंट वे में उसे इंटरप्रेट किया जाता है, डिफरेंट वे में उसको मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है। जब एटम को नहीं देखा गया तो बहुत सारी चीजें मैथमेटिकली आई हैं पिक्चर, और मैथमेटिकली इतना कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, मैं सोडियम की बात करूंगा, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का 10 इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन, प्रोटॉन से अट्रैक्शन, मतलब उन सभी को एक साथ लाके मर्ज करना, एक इक्वेशन में डालना, मतलब दैट इज नॉट इजी जॉब। क्लियर? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, हमें बहुत टू द पॉइंट चीजें हैं जो हमें पढ़नी, समझनी और याद रखनी। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मगअप करना है कुछ भी यहाँ पर, मतलब जिस वे में तुम्हें बताया जाएगा उस वे में तुम थोड़ा करते जाओगे होती जाएंगे, सब कुछ भी।
बोलो अभी कोई किसी को कुछ बोलना है तो। सर क्वांटम एंटेंगलमेंट का ये कंसेप्ट भी इसी मॉडल के साथ एक्सप्लेन किया गया था ना, क्वांटम एंटेंगलमेंट। नहीं सुना दिया, क्वांटम क्या बोलो, रेक्टेंगल एंटेंगलमेंट, श्रोडिंगर कैट। हाँ वो इससे रिलेटेड था। अगेन वो श्रोडिंगर कैट वगैरह नहीं है सिलेबस में, तो मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता हूँ, मतलब ऑलरेडी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी चीजें, मैं और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो जितना काम का उसमें मैं जा रहा हूँ। हाँ बट वो रिलेटेड इससे ही कुछ। सर सर इसकी और क्वांटम फिजिक्स की क्वांटम की रिलेशन हो सकती है? किसके? इस ये जो इक्वेशन है फाई का, उसकी और क्वांटम की कुछ रिलेशन हो सकता है? इसमें और क्वांटम में कुछ रिलेशन हो सकता है, मतलब क्वांटम कौन सी बात कर रहे हो तुम? सर क्वांटम नहीं क्वांटा। हाँ तो बेसिकली पता है क्वांटा का, यदि मैं तुम्हें वर्ड बताऊंगा, क्वांटा मींस डिस्क्रीट, ऐसा कुछ होता है। क्वांटा फोटोन, उसे डिस्क्रीट पैकेट को बोला जाता है, बट क्वांटा इज इन रेफरेंस विद सम डिस्क्रीट काइंड ऑफ। तो इस मॉडल का नाम तुम देखोगे वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव क्वांटम मॉडल। वेव नेचर ले लिया है, क्वांटम पार्टिकल नेचर ले लिया है, दोनों नेचर को मर्ज करके मॉडल बनाया गया। Quantum means some kind of particles, right? Yes, sir. सर हाँ सुन लो। सर वो नोड्स क्या है इसमें? वो कहाँ पढ़ लिए तुमने? सर वो आप बता रहे थे ना, तो बस अब मैं लिखा हूँ। चलो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z, yeah, this Cartesian coordinate system can be converted into polar system, spherical system, yeah. ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज वन ऑफ द सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। हमारे सिलेबस में 3 मेन सिस्टम है, कार्टेशियन, पोलर एंड सिलेंड्रिकल, और काफी डिटेल में मैथ्स में तुम पढ़ोगे। इसका छोटा सा यूज है, इसलिए मैं बता देता हूँ। देखो पहले थोड़ा सा इसको मैं विजुलाइज करवा देता हूँ 3 डायमेंशन में, तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा समझ में आए, नहीं तो कंफ्यूजिंग सा रहेगा वो। कॉपी मत करना पहले। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी 3 चीजें होती हैं, आर, थीटा, फाई। आर क्या है? उस पॉइंट पी का ओरिजिन से, हमारे केस में न्यूक्लियस से डिस्टेंस। So r is the distance. Can you write r equal to under root x square plus y square plus z square? क्या इतना पढ़ा है तुमने? Distance from origin for any point Yes, p. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। अब इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट होगा r cos theta. So angle with y axis is theta. Here y axis के साथ हमने एंगल ले लिया थीटा, so this is r cos theta. क्या इतना समझ में आता है? राइट एंगल ट्रायंगल। Yes, sir. यस सर। अब इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं xz प्लेन पर। If you are taking angle theta with the y axis, then take projection of r on xz plane. अब प्रोजेक्शन का क्या मतलब हुआ? इमेजिन करना। क्लियर? ये एक सिस्टम है, यहाँ पे ओरिजिन है, क्लियर? यहाँ पे कॉर्नर पे ओरिजिन है। मैं थोड़ा सा आगे आ रहा हूँ, ये पॉइंट P, दिस इज R, क्लियर? दिस एंगल इज थीटा। इसका प्रोजेक्शन, इफ यू टेक शेडो ऑफ दिस R ऑन दिस प्लेन, अपोजिट प्लेन, तो ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। इसके प्रोजेक्शन का एंगल x एक्सिस के साथ फाई, क्लियर? अब मुझे बताओ, ये जो प्रोजेक्शन है, क्या ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? R, दिस, मतलब यहां से गए R,
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है क्या, जिसमें आर्क खुद हाइपोटेन्यूस हो गया है, तो बेस क्या हो जाएगा, क्या होगा बेस, आर साइन थीटा, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। क्या ये आर साइन थीटा होगा? यस सर। क्या हम एक्स कोऑर्डिनेट को बोल सकते हैं आर साइन थीटा कोस फाई? ये cos phi कैसा है? आर साइन थीटा। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हाइपोटेन्यूस, दिस हाइपोटेन्यूस cos phi, so hypotenuse का r sin theta into cos phi will be x x कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री 3 डायमेंशन में विजुलाइज करोगे तो बहुत इजी है, ये r y एक्सिस r cos theta एंड इसका प्रोजेक्शन r sin theta, क्लियर? तो ये तो r sin theta हो गया। अब इसका जो प्रोजेक्शन है इस एग्जैक्ट प्लेन पर, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, x एक्सिस और वो पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इसका cos phi, हाइपोटेन्यूस इनटू cos phi। क्लियर? यस सर। कॉपी करो, एक्सप्लेन करता हूँ फिर। ये वाला पार्ट ठीक है, मतलब सिंपल सा मैथमेटिक्स है, हमें एक्स वाई जेड दे रखा है, आर थीटा फाई कैलकुलेट किया जा सकता है, बट अगेन बहुत मैटर नहीं करता है, हमें कन्वर्ट नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हमें उसका समझना है कि क्या मीनिंग है। हो गया कॉपी? Yes sir. Any point P can be represented in terms of r theta phi also, x y z को r theta phi में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। Now when you solve Schrodinger equation, उसमें बेसिकली था क्या, x y z सब कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब तुम सॉल्व करोगे तो साई वेव फंक्शन आता है x y z का फंक्शन, साई will be a function of x y z which can be converted into r theta phi। इसका मतलब ये हुआ सारी इंफॉर्मेशन
which will be provided by psi, and psi is a function of position. मतलब क्या सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पर डिपेंड करेगी? करना भी चाहिए। क्या हम ये बोल सकते हैं जितना भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, वेलोसिटी, एनर्जी सब कुछ इंटरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ? यदि वो इंटरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है तो यही तो मैटर करता है कि एक इलेक्ट्रॉन, ये लेट्स से न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसका कितना अट्रैक्शन, कितना रिपल्शन है दूसरे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के साथ? So anything, any property of electron depends on its relative position. और हमें साई कुछ और नहीं देगा, जस्ट पोजीशन देगा, और वो एक बार यदि पोजीशन सजेस्ट कर देगा, then we are easily able to predict, determine its all the properties. Is that okay? हमें पोजीशन ही चाहिए थी और पोजीशन ही साई ने दे दी सॉल्व करके। या सर हाँ, सर जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब वो फ्लावर के विंग की तरह घूमते हैं, वो जो एरिया है वो हम काउंट कर मतलब उसका एरिया निकाल सकते हैं हम, वो ओवल शेप है इसकी वजह से निकाल first of सकते all, it is not about the area, it is volume, three-dimensional volume. हाँ सर वॉल्यूम निकाल सकते हो, मतलब ओवल हाँ, शेप हो पूरा स्फीयर। निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम पिकोमीटर में आएगा। सर 1 मिनट सर। वॉल्यूम पिकोमीटर क्यूब में आएगा, ऐसा बोलोगे तो बेटर रहेगा, राइट? ओके सर। वैसे मैंने कहीं देखा नहीं कि उसका वॉल्यूम निकाला गया है, बट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सर जो पिछला हमने देखा था उसमें जो आर था सर वो तो हाइपोटेनस नहीं था ना सर? आर था तो हाइपोटेन्यूज नहीं था, मतलब मैं नहीं समझा। सर सर मतलब जो डायग्राम ड्रॉ किया था हमने उसमें तो जो आर था वो फिर उससे जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ था वो उसमें आर तो हाइट था या फिर वो हाइपोटेनस जैसा था हाइपोटेन्यूज था सर? लेकिन उससे तो 90 डिग्री का एंगल तो फॉर्म नहीं हो रहा था ना? होता है, थ्री डायमेंशन में इमेजिन करना दिखेगा। ये कॉर्नर, ये आर और ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यस सर, थैंक यू सर।
सर एक ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ होती है? किस ऑर्बिटल में? किसी भी ऑर्बिटल में सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मैं इसका आंसर थोड़ा सा अलग वे में देता हूँ। जहां पर एटम में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तेरा क्वेश्चन तो ऑर्बिटल में कहाँ ज्यादा होती है, मेरा उसका आंसर ये है एटम में समझ जहां भी गया। ज्यादा होती है उसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। कितनी समझ होती है? गया। 95%। ओके राइट। थैंक यू सर। सर अगर जो न्यूक्लियस से जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा या उतनी जो फर्स्ट शेल में स्पीड होगी वही लास्ट शेल में होगी? देखो ऐसा है, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ऑर्बिटल में हैं, तो डेफिनेटली वो ऑर्बिटल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। हाँ, एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर एक बात अलग है। तो यहाँ पे तुम ये बहुत ज्यादा हम कंपेयर नहीं करते कि एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से पास आएगा दूर जाएगा। नो डाउट एनर्जी इज नॉट फिक्स्ड, चेंज होती है, बट उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ठीक है। ओके सर। सर सर आपने बताया कि जहाँ हाई एनर्जी होती है वहाँ ऑर्बिटल होता है, फिर जहाँ नहीं होती है हायर लेवल, थोड़ी लो एनर्जी होती है, फिर वहाँ क्या होता मैंने ऐसा कब बोला जहाँ हाई एनर्जी होती है ऑर्बिटल होता है? प्रोबेबिलिटी की बात हो रही थी, एनर्जी की बात हो ही नहीं रही थी। जहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसे ऑर्बिटल कहते हैं, एनर्जी कहाँ बोला था? सॉरी सर। सर वो जो नीचे की आपने लाइन लिखी है वो दिख नहीं रही है। मतलब अभी हाँ सर अब दिख रही है। मैकेनिकल मॉडल का जो फर्स्ट सर वो लेक्चर है ये थोड़ा सा मतलब उसका प्रीव्यू देता है, रिव्यू देता है हमें कि कैसा मॉडल है, क्या सोचना है, क्या समझना है। डेफिनेटली यहाँ से ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन बनने वाला है, बट बिना इसे समझे जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो कर भी नहीं पाएंगे। तो फिर वो ऐसा होगा कि सिर्फ मैथमेटिकली कर पाएंगे, कहीं भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे टर्म्स डेफिनेशन थोड़ी सी कि हाँ वेव फंक्शन क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई गई है, कुछ अराउंड अप्रोक्सीमेट सजेस्ट किया गया है। हाँ बोलो, कोई क्या बोल रहा था? वो आखिरी में क्या है ब्रैकेट में? एक्सक्लूडिंग नोड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मींस ओके सर। बताओ जल्दी। इंफिनिटी मींस ऑर्बिटल के बाद ऑर्बिटल के बाहर, सर आउटसाइड एटम। एटम के बाहर। एटम के बाद। एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं होगा। So that is quite obvious that node at infinity that is out of the atom will be, there will be a node. उसे हमने काउंट नहीं किया, उसे एक्सक्लूड किया है। कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछ लिया गया फाइंड द टोटल नोड इंक्लूडिंग नोड एट इंफिनिटी, तो n-1 की जगह एक और ऐड कर देना, तो इंफिनिटी पे उसके लिए 1 ऐड कर देंगे। चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जो भी बोर्ड पे लिखा है। वेव फंक्शन which depends on r theta phi, ये ऑब्जर्व किया गया, सॉल्व करने के बाद जब वेव फंक्शन आता है we can split this function into two part। एक पार्ट जो रेडियस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, the second part which depends on theta and phi angle, और उन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं,
हमने लेट से वेव फंक्शन लिया r स्क्वायर sin थीटा माइनस फाइव, ये हमारा वेव फंक्शन है। तो r स्क्वायर रेडियल वेव फंक्शन वाला पार्ट हो गया, sin थीटा माइनस फाइव हो गया एंगुलर वेव फंक्शन वाला पार्ट। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मिक्स होते हैं। जैसे तुम यहाँ पे थीटा और फाइव को शायद अलग नहीं कर पाओ, बट r स्क्वायर को थीटा फाइव से अलग कर पा रहे। जो रेडियस पे डिपेंड, रेडियल वेव फंक्शन, which depends on angle capital A, we call it angular wave function। दोनों का मल्टीप्लिकेशन टोटल वेव फंक्शन। अब आते हैं हम नोड के डेफिनेशन पर। नोड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। प्रोबेबिलिटी जीरो होगी तो क्या जीरो होगा? कैन वी से दैट साई स्क्वायर व्हिच इज डिफाइंड प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम, वो जीरो हो जाएगा साई स्क्वायर। यदि प्रोबेबिलिटी जीरो होगी तो इज दैट ओके? यस सर। और साई स्क्वायर कब जीरो होगा? जब साई का वैल्यू जीरो होगा। तो जब साई जीरो देन साई स्क्वायर इज जीरो। नाउ वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ नोड। हमें नोड तब डिफाइन होगा जब ये साई जीरो हो रहा है। क्लियर? ये कब जीरो हो सकता है? either दिस फंक्शन विल बी जीरो और दिस फंक्शन विल बी जीरो। दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाएगा तो साई जीरो हो जाएगा। तो ये फंक्शन कब जीरो होगा? रेडियल वेव फंक्शन कब जीरो होगा? जब भी जीरो होगा उसे हम बोलेंगे रेडियल नोड। Whenever radial wave function is zero, we call it radial node. Whenever angular wave function is zero, we call it angular node. Clear? अब radial node का मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, n minus l minus 1. n and l they are quantum numbers that we have to study in the next studying, maybe next lecture. And angular node is l. Clear? So number of एक मिनट, number of angular node मैंने zero लिख दिया, क्या किया है? Number of angular node will be l. ये L का रूप चेंज करो सभी। नंबर ऑफ एंगुलर नोड विल बी L। टोटल नोड्स दोनों का एडिशन, दोनों का ऐड करो, कितना आ रहा है? n n minus 1। ये आ गया टोटल। इसमें से एक नोड को हमने एक्सक्लूड किया है, कौन सा वाला नोड? जो कि इंफिनिटी पे एटम के बाहर है। कुछ भी नहीं दिया है तो मैं यही आंसर कोट करना है। स्पेसिफिक वर्ड दे दिया इंक्लूडिंग, तो फिर इसमें एक और ऐड कर देना। क्या अभी जितना बोर्ड पे लिखा है वो समझ में आया है सभी को? यस सर। सर वो यस लास्ट सर। Yes, sir. का इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग नहीं समझा लास्ट का। चलो भूल जाओ कि इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ लिखा है। क्वेश्चन आएगा बुकलेट पे जब मैं बता दूंगा तब वो समझ में आएगा। नथिंग इज रिटन हियर। रेडियल एंगुलर टोटल। यस ये n l दे आर द क्वांटम नंबर्स। क्या वो हमें डिटेल में देखना है कि क्वांटम नंबर्स क्या होंगे। ओके इसके बाद नेक्स्ट स्टडी आती है क्वांटम नंबर्स देन शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा ऐसा कुछ होमवर्क नहीं है क्योंकि अभी जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है, तो आई डोंट थिंक इसमें से कुछ होमवर्क हो पाएगा। तब तक स्पेशली न्यू स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, अपना पुराना होमवर्क कंप्लीट कर लो, नया कुछ ऐड नहीं है। सर एक्सक्यूज मी। सर ई तक ना? हाँ एक्सरसाइज 1 सेक्शन ई तक और एक्सरसाइज 2 भी कर लेना क्योंकि एक्सरसाइज 2 में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। कहाँ तक दिया था एक्सरसाइज 2? मैं देखता हूँ तो शायद ग्रुप पे होगा क्योंकि जनरली मैं पिक्चर भी सेंड कर देता हूँ। नहीं किया था क्या पिक्चर सेंड? नो सर। तो कोई बताएगा कि कहाँ तक था एक्सरसाइज 2 होमवर्क? सर पार्ट 1 में अप टू 21, पार्ट 2 में अप टू 10, पार्ट 3 में अप टू 12 एंड पार्ट 4 में अप टू 9। एक काम करना ना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? यस सर। चलो ओके, सो आई एम एंडिंग टुडेस सेशन। थैंक यू सर। संडे को टेस्ट है सभी का, right?